नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं क्लास में। तो बच्चे, पहले मैं याद दिला दूं कि मैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको मराठा शक्ति। क्लियर है? तो मैंने मराठा शक्ति में आपको पिछली बार जो बताया था, क्लास को थोड़ी बात को याद कीजिए बच्चे। देखा आपने कि किस तरीके से सूर्य जी पिसाली ने क्या किया, विश्वासघात किया बच्चे। विश्वासघात करने के कारण मराठाओं की हार हुई और रायगढ़ के किले पर क्या हुआ कि मुगलों ने कब्जा किया। यहाँ पर जो येसुबाई थी साहू और अन्य मराठा सरदारों को मुगलों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जो राजा राम थे वो वहां से भागकर कहां चले आए, जिंजी चले आए। ठीक है, यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि राजा राम भागकर कहां चले आए, जिंजी के किले में भागकर जिंजी चले आए। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि राजा राम भागकर कहां चले आए तो हम क्या कहेंगे, जिंजी। स्पष्ट है? ये भी बच्चे किला था तो जिंजी चले आए। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर वहां से इस बात को याद रखिएगा कि जब वो जिंजी चले आए तो फिर वहां से वो विशालगढ़ गए, यानी भागकर पहले जिंजी गए और जिंजी से भागकर कहां चले गए बच्चे, वहां से वो विशालगढ़ गए तथा विशालगढ़ जाकर उन्होंने क्या किया, सतारा को अपनी राजधानी घोषित की। याद रखिएगा, सतारा को फिर राजा राम ने क्या किया बच्चे, अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राजधानी तो रायगढ़ थी, लेकिन मुगल ने जब वहां कब्जा किया तो राजा राम वहां से भागकर कहां पर चले आए, जिंजी चले आए। क्लियर है बच्चे? अच्छा, जिंजी से भागकर फिर वो कहां पहुंचे, विशालगढ़, और विशालगढ़ आकर उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। तो आपको याद रखना है कि राजा राम ने सतारा को क्या किया, फिर मराठाओं की या अपने साम्राज्य की क्या बना लिया बच्चे, राजधानी बना लिया। ठीक है, लेकिन मुगल अभी भी राजा राम का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मुगल यहां भी पहुंचे, उन्होंने बच्चे राजा राम को हराया और सतारा को जीत लिया। इस बात को याद रखना है कि मुगलों ने फिर क्या किया बच्चे, तो याद रखेंगे कि मुगलों ने सतारा को भी जीत लिया, सतारा को भी जीत लिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही बताया था कि औरंगजेब मराठा शक्ति को देखना नहीं चाहता था, मराठाओं को पूरे तरह से दमन करना चाहता था। तो यहां पर भी मुगल आ गए और उन्होंने सतारा को भी जीत लिया। अब क्या हुआ बच्चे कि राजा राम तो संघर्ष कर ही रहे थे, तो राजा राम इस युद्ध में संघर्ष करते करते उनकी क्या हो गई, 1700 में मृत्यु हो गई। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि राजा राम का संघर्ष करते हुए, राजा राम का संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में बच्चे, 1700 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो समझ सकते हैं कि राजा राम ने भी बच्चे पूरा संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए राजा राम की फिर 1700 में क्या हो गई बच्चे, मृत्यु हो गई। अब राजा राम की भी मृत्यु हो गई। अब कहानी मुड़ती है ताराबाई की तरफ। हमें याद रखना है कि मराठा इतिहास में ताराबाई का भी नाम बच्चे बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। उन्होंने भी मराठा साम्राज्य के लिए बहुत काम किया था। तो पहले जान लीजिए कि ताराबाई कौन थी। ताराबाई जो थी बच्चे, वो राजा राम की स्त्री थी, यानी राजा राम की क्या थी, विधवा थी। तो याद रखिएगा कि राजा राम की विधवा जो ताराबाई थी, उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया। क्लियर है बच्चे? यहां सभी लोग याद रखेंगे कि राजा राम की विधवा ताराबाई, स्पष्ट है बच्चे? तो राजा राम की विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, आप भूलेंगे नहीं, शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे, तो वो राजा राम और ताराबाई के पुत्र थे। तो राजा राम के मौत के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया।
क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। लेकिन याद रखिएगा राजा तो बहुत छोटी उम्र के थे, 4 वर्ष के थे। तो इसी ताराबाई ने क्या किया बच्चे? एवं खुद को, याद रखेंगे कि ताराबाई ने खुद को संरक्षिका घोषित कर दिया। यानी अब ये संरक्षिका बन बैठे। खुद को क्या घोषित किया बच्चे? संरक्षिका घोषित किया। क्लियर है? आपको इस बात को याद रखना है कि संरक्षिका घोषित किया। यानी राजा राम की विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को, ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया और खुद को संरक्षिका घोषित कर दिया और लगे मुगलों से संघर्ष करने। याद रखिएगा ताराबाई इतनी सशक्त थी बच्चे कि कई मौके पर उन्होंने मुगलों को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया था, मुगलों को पराजित किया था। पूरी बात समझ में आई? और याद रखिएगा कि इसी ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं ने संपूर्ण क्षेत्र को जीतने में कामयाब रहे थे। तो बच्चे याद रखिएगा ये ताराबाई महत्वपूर्ण है कि ताराबाई ने अपने संरक्षण में बच्चे या मराठों के लिए ऐसा काम किया कि मराठों के जितने विजित प्रदेश थे उनको फिर से विजित कर लिया और मराठा साम्राज्य में मिला लिया। तो समझ सकते हैं कि ताराबाई कितनी महत्वपूर्ण थी कि उसने फिर से संपूर्ण क्षेत्र को क्या किया? विजित किया। पूरी बात समझ में आई बच्चे? याद रखिएगा संरक्षिका घोषित किया एवं संपूर्ण क्षेत्र को विजित किया। यानी मराठाओं को फिर से सारे क्षेत्र मिले, संपूर्ण क्षेत्र को क्या कर दिया बच्चे? इन्होंने विजित किया, यानी उस पर विजय हासिल की। क्लियर है? अच्छा, लेकिन याद रखना है बच्चे कि ताराबाई ने संपूर्ण मराठा को क्षेत्र को फिर जीता। लेकिन ताराबाई ने क्या किया बच्चे कि दक्षिणी कर्नाटक में, कहा? दक्षिणी कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया था। याद रखेंगे कि ताराबाई ने, यहां एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, जैसे बोल रहा हूं उसको समझते चलिए। ताराबाई ने दक्षिण कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। दक्षिण कर्नाटक में क्या किया बच्चे? अपना राज्य स्थापित किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ताराबाई ने अपना राज्य कहां स्थापित किया था? तो आप क्या कहेंगे बच्चे? दक्षिण कर्नाटक में। तो समझ सकते हैं कि ताराबाई के कारण दक्षिण कर्नाटक का भी महत्व बहुत ही बढ़ गया था और इसी ताराबाई ने दक्षिणी कर्नाटक में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित कर दिया। लेकिन इधर बच्चे जो औरंगजेब था वो तो खुद मराठाओं के पीछे पड़ा था। लेकिन 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। क्लियर है? इस बात को भी हमें याद रखना है कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी औरंगजेब ने भी बच्चे संघर्ष करते हुए अपनी जान दे दी, यानी मृत्यु हो गई। क्लियर है बच्चे? तो इस बात को हमें याद रखना है कि अब 1707 में हमने ये देखा कि औरंगजेब की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चलिए, जो मराठों के पीछे पड़ा हुआ था औरंगजेब, उसकी भी 1707 में मौत हो गई बच्चे। और फिर कहानी ने एक नई दिशा ली। क्लियर है? मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि औरंगजेब ने येसुबाई, साहू और कुछ मराठा सरदारों को क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। तो औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई बच्चे, उसके बाद शाहू क्या हुआ? वापस महाराष्ट्र आ गया। इस बात को याद रखिएगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो साहू है वो वापस कहां आया बच्चे? साहू वापस महाराष्ट्र आ गया। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई? ओके बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहां से प्रश्न भी आते हैं। तो हमें जब हम अच्छे से चीजों को कवर कर लेंगे तो परेशानी नहीं होगी। और याद रखिएगा हमारी क्लास एकदम क्रम से चलेगी, हमें कुछ भी नहीं हड़बड़ाना। इस चैनल पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी, हर एक चीज बताई जाएगी। क्लियर है बच्चे? ओके, अब यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू क्या हुआ बच्चे? वापस महाराष्ट्र आया। क्लियर है? यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जो है वापस महाराष्ट्र आया। क्लियर है बच्चे? ये देखिए, साहू
वापस महाराष्ट्र आया, क्योंकि औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब साहू वापस महाराष्ट्र आया तो उसने देखा कि मराठा साम्राज्य की संरक्षिका कौन है, ताराबाई है। तो साहू दोबारा से राजा बनना चाहता था, दोबारा मराठा साम्राज्य को पाना चाहता था। तो याद रखेंगे कि साहू ने क्या किया, सतारा में डेरा डालकर ताराबाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। क्लियर है बच्चे, याद रखिएगा, वापस आया एवं सतारा में अपना डेरा डाला। बच्चे क्लियर है, तो सतारा में डेरा डालकर ताराबाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। याद रखेंगे बच्चे, इसका मतलब है कि साहू ने खुद ताराबाई के साथ युद्ध किया था, के विरुद्ध क्या की बच्चे, युद्ध की घोषणा की। पूरी बात समझ में आ गई। तो आप भूलेंगे नहीं कि साहू वापस महाराष्ट्र आया। क्लियर है बच्चे, और जब वापस महाराष्ट्र वो आया तो सतारा में उसने डेरा डाला और ताराबाई के विरुद्ध किसकी घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा की। तो ताराबाई भी इस बात को जानती थी कि साहू वापस आ चुका है और उसने युद्ध की क्या की, घोषणा कर दी। तो बच्चे ताराबाई ने धन्नाजी जादव, क्या नाम था, धन्नाजी जादव के नेतृत्व में सेना भेजा। क्लियर है, यहां पर याद रखेंगे कि ताराबाई ने धन्ना, क्लियर है बच्चे, नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, धन्नाजी जादव के नेतृत्व में क्या किया, सेना भेजा। क्लियर है, कि जाओ जाकर साहू को आप पराजित करो। तो भूलिएगा नहीं कि धन्नाजी जादव इसलिए इतिहास में है बच्चे, क्योंकि ताराबाई ने धन्नाजी जादव के नेतृत्व में ही साहू के खिलाफ क्या भेजा था, सेना भेजा था। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि क्या हुआ कि यहां पर जो साहू थे उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। क्या किया बच्चे, कूटनीति का सहारा लिया और धन्नाजी जादव को अपनी ओर मिला लिया। याद रखेंगे बच्चे कि साहू ने कूटनीति से धन्ना जी को अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर क्या किया बच्चे, मिला लिया। पूरी बात समझ में आ गई। तो भूलेंगे नहीं कि साहू ने क्या किया कि कूटनीति का सहारा लिया, मतलब बच्चे दिमाग लगाया और धन्ना जी को क्या किया, अपनी ओर मिला लिया। अब धन्ना जी को अपनी ओर मिला लिया और ठीक 1707 में ही बच्चे इन दोनों के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। याद रखना है कि फिर 1707 में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ बच्चे, खेड़ा का युद्ध हुआ। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलिएगा नहीं कि 1707 में साहू और ताराबाई के बीच किसका युद्ध हो गया बच्चे, खेड़ा का युद्ध हुआ। लेकिन याद रखिएगा ताराबाई कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि धन्ना जी जो है किससे आकर मिल चुका था, साहू से, और भी कुछ महत्वपूर्ण सरदार चले गए थे। तो अब ताराबाई क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारे सरदार जो हैं साहू के साथ मिल जा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर ताराबाई ने क्या किया कि अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ उसने क्या किया, इस जगह को छोड़ दिया और वापस वो पन्हाला, कहाँ बच्चे, पन्हाला जाकर उन्होंने शरण ले ली। और अब ताराबाई जा चुकी थी और साहू ने क्या किया बच्चे, अब अपना राज्याभिषेक करवाया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, का युद्ध हुआ। फिर याद रखेंगे कि साहू ने सतारा में अपना क्या किया बच्चे, राज्याभिषेक करवाया। सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। आप इस बात को भूलेंगे नहीं बच्चे कि ताराबाई ने देखा कि सारे सरदार तो जा रहे हैं, साहू से मिल गए, तो ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर के पन्हाला चली गई, वहां उसने शरण लिया। और इधर बच्चे साहू ने क्या कर दिया कि सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया और फिर से मराठा साम्राज्य किसे मिला बच्चे, साहू को मिला। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब याद रखिएगा
कि साहू, अब यहां पर साहू तो मिला, लेकिन बच्चे अब क्या हुआ कि साहू के नेतृत्व में जो मराठा साम्राज्य बना, अब उसके प्रवर्तक पेशवा लोग थे, यानी इसमें महत्वपूर्ण कौन हो गए? पेशवा लोग। तो याद रखेंगे कि 17 में अपना राज्याभिषेक करवाया एवं मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक, यानी अब मराठा साम्राज्य को कौन देखेगा बच्चे? तो मराठा साम्राज्य के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हो गए बच्चे? पेशवा हो गए। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहू के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन लोग कहलाए बच्चे? पेशवा कहलाए। यानी अब मराठा साम्राज्य का प्रवर्तक कौन हो गया? पेशवा हो गया। और बच्चे ये जो पेशवा थे, ये पेशवा क्या बन गए बच्चे इनके? तो पेशवा ही पैतृक प्रधानमंत्री हो गए। पूरी बात समझ में आ गई? यानी अब प्रधानमंत्री कौन हो गए बच्चे? पेशवा लोग हो गए। और अब मराठा साम्राज्य को कौन देखेगा? तो वो देखेंगे पेशवा लोग। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो इस बात को याद रखना है कि साहू राजा बने, अब साम्राज्य की शक्ति पेशवा लोगों के पास आ गई, और पेशवा जो क्या हो गए बच्चे? वो पैतृक प्रधानमंत्री हो गए, यानी साहू के क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। अब यहीं से कहानी जो है बच्चे अब किस पर चलेगी? अब पेशवा लोग पर चलेगी। पूरी बात समझ में आ गई? पूरे बच्चे आप नोट्स बना चुके हैं बखूबी। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, और अब यहां से हम शुरू करेंगे पेशवा लोग को। याद रखिएगा, साहू के वक्त ही पेशवा प्रवर्तक हो गए, और पेशवा क्या थे? ये पैतृक प्रधानमंत्री हो गए। क्लियर है? अब चलिए अब हम पेशवा को पढ़ना शुरू करते हैं, और अब मराठा साम्राज्य के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? पेशवा लोग होंगे। किसके काल में? तो क्या नाम है? साहू के काल में। स्पष्ट है सभी बच्चे? चलिए नाम लुक, अब हम चलते हैं पेशवा के ऊपर। और याद रखिएगा, जितना भी लाइन लिखवाऊंगा सभी बच्चे केयर कीजिएगा, पूरी मेहनत की जाएगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक भी प्रश्न क्लास नोट से बाहर मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी ना। तो बच्चे अब हम शुरू करते हैं पेशवा से। क्लियर है? तो चलिए पहले पेशवा का नाम मैं लेता हूं बच्चे। याद रखेंगे, हम पेशवा जब शुरू करेंगे तो क्या नाम से शुरू करेंगे? पहले बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ। पूरी बात समझ में आ गई ना? अब बच्चे पेशवा हम शुरू करेंगे, और पेशवा पहले हमने किसने शुरू किया? बालाजी विश्वनाथ। और ये किसके वक्त थे? तो ये थे साहू के वक्त थे। क्लियर है बच्चे? पहले जान लीजिए बालाजी विश्वनाथ के बारे में। ये कोंकण के चित्तपावन वंश के क्या थे बच्चे? ब्राह्मण थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्तपावन, कोंकण के चित्तपावन वंश के ब्राह्मण थे। क्लियर है बच्चे? कोंकण के चित्तपावन वंश के क्या थे? ये ब्राह्मण थे। आप इसे याद रखेंगे। तो अब ब्राह्मण जो है पेशवा बने, और कोंकण के चित्तपावन वंश के क्या थे बच्चे? ये ब्राह्मण थे। स्पष्ट है? अच्छा, याद रखिएगा कि इससे पहले ये पूना और दौलताबाद के सूबेदार भी थे। इस बात को याद रखिएगा कि इससे पहले क्या थे? ये पूना और दौलताबाद के सूबेदार भी रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। याद रखेंगे कि ये पूना एवं दौलताबाद के, ये पूना एवं दौलताबाद के सूबेदार रहे थे। पूरी बात समझ में आ गई? तो बालाजी विश्वनाथ बच्चे पेशवा तो थे, लेकिन ये पूना और दौलताबाद के सूबेदार भी रह चुके थे, सूबेदार भी थे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, फिर याद रखिएगा, इन्हें करों की बहुत अच्छी जानकारी थी। ये इनकी खूबी क्या थी बच्चे? कि इन्हें करों की अच्छी जानकारी थी। इन्हें करों की क्या थी बच्चे? अच्छी जानकारी थी। आप इस बात को भी याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ को क्या था? करों की अच्छी जानकारी थी, टैक्स की अच्छी जानकारी थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो धन्ना जी की बच्चे केयर कीजिएगा, करों की अच्छी जानकारी थी। इस जानकारी के कारण ही इनको मराठा साम्राज्य में एंट्री मिली थी, पहुंच मिली थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ पूना और दौलताबाद के सूबेदार थे, और इनको करों की
टैक्स की क्या थी, बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए इन्हें बालाजी विश्वनाथ को साहू ने अपनी सेवा में लिया, अपने पास लिया था। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई। फिर याद रखना है बच्चे कि जो धन्नाजी जादव थे उनकी मौत के बाद उनके पुत्र चंद्रदेव को साहू ने क्या बनाया था, सेनापति बनाया था। इस बात को याद रखना है बच्चे आपको कि धन्ना जी की मौत के बाद, क्लियर है बच्चे, धन्ना जी की मौत के बाद उनके पुत्र उनका क्या नाम था, चंद्रदेव। क्या नाम था बच्चे, चंद्रदेव को साहू ने अपना सेनापति बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि धन्ना जी की मौत के बाद उसके पुत्र को, जिसका क्या नाम था, चंद्रदेव को साहू ने क्या बनाया था बच्चे, सेनापति बनाया था। क्लियर है। यहां इस बात को याद रखेंगे कि धन्ना जी की मौत के बाद उनके पुत्र, क्या नाम था, चंद्रदेव को साहू ने अपना सेनापति बनाया था। यानी साहू ने किसे पहले अपना सेनापति बनाया था, चंद्रदेव को। लेकिन बच्चे चंद्रदेव का जो आकर्षण था, रुझान था, वो ताराबाई के प्रति ज्यादा था। ये ताराबाई के प्रति ज्यादा स्वामी भक्ति दिखाते थे। इसलिए साहू ने क्या किया कि चंद्रदेव को सेनापति पद से हटा दिया। याद रखेंगे, बनाया था बाद में, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि बाद में हटा दिया। स्पष्ट है, क्यों हटा दिया, क्योंकि चंद्रदेव का जो रुझान था वो ताराबाई के प्रति था। तो धन्ना जी की मौत के बाद चंद्रदेव को सेनापति साहू ने बनाया और बाद में हटा दिया, एवं एक नया पद, याद रखिएगा बच्चे, एक नवीन पद जिसका नाम था सेना करते। क्या नाम था, सेना करते बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि साहू के वक्त एक नवीन पद बना बच्चे, एक नया पद बना, और इस नया पद का क्या नाम था, सेना करते। अब चंद्रदेव को क्या बना दिया गया, सेना करते। तो साहू ने चंद्रदेव को सेना करते का पद दे दिया। स्पष्ट है। अब सेना करते का पद दिया यानी सेनापति का पद खाली हो गया। अब इसी बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया गया, सेनापति बनाया। पूरी बात समझ में आई बच्चे। एवं बालाजी विश्वनाथ को अपना सेनापति बनाया। तो याद रखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ पहले साहू की सेना के क्या बने बच्चे, सेनापति बने। क्लियर हो चुका, इस बात को नहीं भूलिएगा। तो पहले चंद्रदेव को बनाया, चंद्रदेव को हटाकर सेना करते बनाया बच्चे, और बाद में बालाजी विश्वनाथ क्या बने, सेनापति बने। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बालाजी विश्वनाथ शून्य से शिखर का वो सफर कर रहे हैं और वो क्या बने, सेनापति बने। क्लियर है। और इसी बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में साहू ने क्या बना दिया, अपना पेशवा बनाया। पूरी बात समझ में आई। सेनापति बने एवं 1713 में पेशवा नियुक्त हुए। पूरी बात समझ में आ गई। तो देखिए बच्चे किस तरीके से बालाजी विश्वनाथ भी ऊपर उठे और सेनापति बने, और 1713 ईस्वी में साहू ने इन्हें क्या बना दिया, अपना पेशवा बनाया। अब मराठा साम्राज्य में साहू के वक्त पेशवा बने, और पेशवा का क्या नाम था, बालाजी विश्वनाथ। क्लियर है बच्चे ना। अब याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, सैयद बंधुओं के कहने पर मुगल सम्राट से संधि की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, आप इसको भूलेंगे नहीं। क्लियर है। चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। यहां तक सब क्लियर है, ओके। हम एक एक पॉइंट को बखूबी समझेंगे बच्चे। याद रखिएगा, हमारी कोशिश होगी एक भी सवाल जो है हमारे क्लास नोट से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बच्चे। हमें मिलकर मेहनत करना है। याद रखेंगे कि बहुत सी चीजें हैं, लेकिन किसी प्रलोभन में नहीं पढ़ना। आपको जो भी मिलेगा इस चैनल पर बेस्ट मिलेगा, और पूरी कोशिश होगी कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करूं, आप सभी बच्चों को आपका पद मिले, जो भी आप पद चाहते हैं। स्पष्ट है ना। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था भाई बच्चे, जरा इसे याद रखिएगा कि इसने सैयद बंधुओं के पहल पर, इसने
बच्चे मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूं सैयद बंधुओं के बारे में, आप रिवीजन करेंगे। इसने सैयद बंधुओं के पहल मतलब उनके कहने पर, क्लियर है बच्चे, पहल पर मुगल सम्राट से संधि की थी। मुगल सम्राट से क्या की थी बच्चे? संधि की थी। आप इसको भूलिएगा नहीं कि बालाजी विश्वनाथ ही थे बच्चे जिन्होंने सैयद बंधुओं के कहने पर मुगल सम्राट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि की थी। और ये संधि इतनी महत्वपूर्ण थी बच्चे कि इसी संधि को एक अंग्रेज जिनका नाम था सर रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा इस संधि को, क्योंकि ये संधि बहुत ही निर्णायक संधि थी। क्लियर है बच्चे? तो हमें याद रखना है इस संधि को सर रिचर्ड टेम्पल ने, सर रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा था बच्चे? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब है महत्वपूर्ण घोषणा, मैग्ना कार्टा कहा। आप भूलिएगा नहीं बच्चे, बालाजी विश्वनाथ ने जो मुगल सम्राट से संधि की थी, किसके कहने पर? सैयद बंधुओं से कहने पर। इसी संधि को सर रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था, महत्वपूर्ण घोषणा कहा था। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को हमें याद रखना है कि मराठा साम्राज्य का जो मैग्ना कार्टा है सर रिचर्ड टेम्पल के कहने पर किसने सर रिचर्ड टेम्पल ने कहा था। और ये संधि किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने की थी सैयद बंधुओं के कहने पर मुगल सम्राट से। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। फिर याद रखेंगे बच्चे कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की फिर क्या हो गई? मौत हो गई। इस बात को भी याद रखना है कि 1720 में इनकी मौत हुई। अब बच्चे बालाजी विश्वनाथ की मौत हो गई और वो मौत कब हुई? 1720 में। क्लियर है? अब 1720 में इनकी मृत्यु के बाद अब बच्चे अगला पेशवा बना इनका पुत्र, जिसका क्या नाम था? बाजीराव प्रथम। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए अब हम अपने अगले पेशवा की ओर चलते हैं और अगले पेशवा का क्या नाम था? बाजीराव प्रथम ना। और एकदम तरीके से सीखेंगे बच्चे, हमें कुछ भी नहीं हड़बड़ाना ना। अब यहां पे सभी लोग केयर कीजिए, हमारा अगला पेशवा है जिसका क्या नाम था? बाजीराव प्रथम। याद रखना है बाजीराव प्रथम की खूबी थी बच्चे, ये विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। किस प्रवृत्ति का था बच्चे? विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। आप इस बात को याद रखिएगा कि जो बाजीराव प्रथम था वो विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। अच्छा, इसे ही लड़ाकू पेशवा भी कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? लड़ाकू पेशवा भी कहा गया। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम जब बच्चे पेशवा पद पर पहुंचा तो बाजीराव प्रथम की खूबी क्या थी कि यह लड़ाकू प्रवृत्ति का था, तो इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा गया। और दूसरा, यह विस्तारवादी प्रवृत्ति का था बच्चे, यह विस्तार करना चाहता था मराठा साम्राज्य का। क्लियर है? अच्छा, फिर इसने क्या किया? हिंदू पदशाही के आदर्श को भी फैलाया। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे बच्चे कि इसने क्या किया? हिंदू पदशाही के आदर्श को फैलाया। इसने हिंदू पदशाही के आदर्श को फैलाया। पूरी बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि जब बाजीराव प्रथम पेशवा बना तो इसकी खूबी क्या थी? यह विस्तारवादी प्रवृत्ति का था, लड़ाकू पेशवा कहा गया, और इसने हिंदू पदशाही के आदर्श को भी क्या किया था बच्चे? फैलाया था। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि शिवाजी महाराज के बाद ये दूसरा था जिसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखेंगे बच्चे, इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। यानी शिवाजी महाराज के बाद दूसरा कौन था? बाजीराव प्रथम था बच्चे, जिसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिएगा कि इसके वक्त जो हैदराबाद का निजाम था, यहां पर आपको केयर करना है बच्चे कि इसके बाद जो हैदराबाद का निजाम था, क्लियर है? तो वो जो हैदराबाद का निजाम था
वो क्या करता था बच्चे कि इनसे वो मराठों में